इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जो हमने स्टार्ट किया था उसके पार्ट सेकंड में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता विश्लेषण। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक कंज्यूमर होता है वो अपने आप को किस स्थिति में संतुलित पाता है, यानी उपभोक्ता को जो संतुलन होता है वो कब प्राप्त होता है। तो जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने 2-3 टॉपिक कवर किए थे। पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता यानी कि सेटिस्फैक्शन क्या होती है, यानी एक जो उपभोक्ता होता है वो कब सेटिस्फाई होता है या सेटिस्फाई का कॉन्सेप्ट क्या है, सेटिस्फिकेशन क्या होती है ना। उसके बाद हमने देखा था कि जो सेटिस्फैक्शन होती है उसको 2 रूपों में देखा गया, अर्थशास्त्रियों द्वारा मुख्य रूप से 2 रूपों में देखा गया, एक गणनावाचक माप और एक क्रमवाचक माप। उसके बाद हमने देखा कि उपयोगिता जो है उसको हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के रूप में देखते हैं, और फिर हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के मध्य क्या संबंध होता है, इनका क्या रिलेशन होता है। उसी के आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो एक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बहुत ही इजी है ये टॉपिक, अभी हम इसको समझेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसको किन किन अलग अलग नामों से हम बुलाते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में जो इसका नाम है उसी को देखें तो लॉ ऑफ यानी कि नियम किसका? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या हम कहें डिमिनिशिंग मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब ही सेटिस्फैक्शन होता है, यानी कि घटती हुई संतुष्टि का नियम, है ना। हम कह सकते हैं कि घटती हुई संतुष्टि का नियम। आखिर ये नियम क्या कहता है? इसी को हम कह देते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। और इसी को हम कह देते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ये सभी इसी के नाम है, ठीक है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर इसका ये नाम क्यों है। तो हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है। अब पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करें उससे पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस लॉ को समझने के लिए आप रियल लाइफ की एक सिचुएशन देखिए। मान लीजिए कि आपका बहुत मन कर रहा था चाय पीने का, ठीक है। तो आपने क्या किया? 1 कप चाय पी। जब आपने 1 कप चाय पी तो क्योंकि आपका बहुत मन कर रहा था तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिली, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने 1 कप चाय पी। फिर आपसे कोई कहने लगे कि 1 और कप चाय पी लो, तो आप खुद सोचो कि जब दूसरी कप चाय हम पीते हैं क्या हमें उतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है जितनी पहले वाले कप को पीने से मिलती है? ऐसा नहीं होता, हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो हम खुद भी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे को उत्सुकता थी चाय पीने की वो 1 कप जब हमने पिया तो हमारी थोड़ी जो उत्सुकता थी वो शांत हो गई। इस वजह से जब हमने दूसरी कप चाय पी तो पहले वाले कप से जो सेटिस्फैक्शन मिली उससे कम मिली है, कम मिलेगी हमको, कम उसको पीने में मजा आएगा। फिर मान लीजिए आपसे बोला किसी ने कि 1 और कप चाय पी लो, तो पहले और दूसरों के तुलना में तीसरे कप जब आप चाय पियोगे उससे आपको और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मान लो किसी ने कहा 1 और कप चाय पी लो, तो आपने चौथा कप चाय पिया और कम आपको सेटिस्फैक्शन मिली। फिर आपने 1 और कप चाय पिया, 5वां कप चाय आपने पी लिया, तो उसमें क्या हुआ कि आपको कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिली। मतलब आपकी जो सेटिस्फैक्शन थी वो 0 थी, यानी कि जो उपयोगिता थी, है ना, यूटिलिटी जो थी उस कप से जो आपको मिली वो बिल्कुल 0। मतलब ना तो आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ी ना सेटिस्फैक्शन घटी। फिर मान लो किसी ने आपको और फोर्स किया, नहीं 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 1 और कप चाय पी लो। तो जब ऐसा किसी ने आपको फोर्स किया तो आपने मन मार के पी तो ली वो चाय। अब हुआ ये कि 5 कप चाय पीने के बाद जब आपने 1 और 6ठा कप चाय फोर्स करने पर पिया तो सेटिस्फैक्शन तो मिली ही नहीं, क्योंकि उससे पहले वाले कप में आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, 1 और आपको ज़बरदस्ती पिला दी गई, तो सेटिस्फैक्शन तो मिली ही नहीं। हुआ क्या? आपने मन मार के उसको पी लिया, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन थी वो नेगेटिव में चली गई। मान लीजिए कि वो नेगेटिव में चली गई, यानी कि अब ना तो कोई सेटिस्फैक्शन मिली बल्कि आपको तबीयत और ख़राब होने लग गई उसको पीने से। तो क्योंकि ये जो लॉ है हम अपने रियल लाइफ में देख रहे हैं, ऐसा ही होता है ना, कि जब कोई भी चीज़ हमारे को बहुत मन कर रहा होता है खाने का या पीने का, कुछ भी कोई भी वस्तु हो गई, ठीक है। जब हमारा बहुत मन कर रहा होता है तो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जब हम उसको पहली बार
कंज्यूम करते हैं तो मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम उसकी दूसरी क्वांटिटी, तीसरी क्वांटिटी, चौथी क्वांटिटी या पांचवी क्वांटिटी, जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, क्या होता है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, या हम कहें उसी सेटिस्फेक्शन को हमें पता है हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक प्रोडक्ट या हर एक इकाई से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है। तो यही है हमारा, इसी फिनोमिना को, या हम कहें कि इसी जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोल दिया, इसी को बोल दिया गया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि वही बात होगी कि इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी या यूनिट, यानी कि पहले 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप चाय हमने एग्जांपल लिया था। तो जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, यानी कि उसको कंज्यूम किया जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु के प्रति जो इच्छा की प्रबलता होती है, यानी कि हमारी जो इच्छा होती है ना, कि हमें वो चीज़ चाहिए, वो क्या होने लगती है, वो घटने लगती है ना, घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो कितना इजी था ये। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे जैसे वस्तु के उपभोग में वृद्धि होती है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब तो आपको वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड्स बताना है कि कैसे कैसे हम किसको कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जैसे जैसे वस्तु के उपभोग को हम बढ़ाते हैं, है ना, कोई भी एक वस्तु ली, हमने उसको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपभोग कर रहे हैं, तो क्या होता जाएगा, सीमांत उपयोगिता क्या है, पर्टिकुलर जो हम नेक्स्ट जो इकाइयों से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसी को हम कह रहे हैं सीमांत उपयोगिता। तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती लगती है, घटने लग जाती है। इसी प्रवृत्ति को हम क्या कह देते हैं, प्रवृत्ति यानी इसी नेचर हो गया ना, इसी फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माने घटना, है ना, कम होना, ह्रास होना, कम होना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अब ये जो लॉ है किस किस चीज़ पर अप्लाई होता है, तो यह सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में होता है। यानी जब हम, चाहे फिर वो वस्तु हो कोई, चाहे फिर वो कोई सेवा हो, ठीक है, उन सब का साथ यही होता है। इसलिए इसी को हम क्या कह देते हैं, संतुष्टि का आधारभूत नियम, है ना, यानी कि फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, या फिर आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम, यानी कि फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ कहते हैं। अब देखिए, जब हम इस लॉ की बात करते हैं तो ये जो लॉ है, अब हम कहने लग जाएं, कोई भी लॉ होता है, ठीक है, उसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं होती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉलो की जानी चाहिए, तभी वो लॉ अच्छे से काम करेगा। अब इसको समझने के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। देखो, ये लॉ तभी हम कह सकते हैं कि काम करेगा जब वस्तु की केवल एक मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है, देखो, ऐसा नहीं है ना कि अगर आप कहने, मानक इकाई का मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जिसमें बात हो रही होती है ना। जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल में हम समझे तो हमने चाय के कप की बात की, 1 कप चाय पीने की बात की, तो ये लो तभी काम करेगा जब आप मानक इकाई के रूप में चाय के 1 कप को लोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने पहले बार में 1 चम्मच चाय पी, फिर दूसरी बार में दूसरी चम्मच, तो फिर उस स्थिति में तो आप ये कहोगे कि 1 चम्मच से मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिली थी पर 2 चम्मच से ज़्यादा मिली, तब तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये इस लॉ की जो एक आधारभूत मान्यता है वो ये कहती है कि वस्तु की केवल मानक इकाइयों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, तब ये लॉ काम करेगा। दूसरा, वस्तु का उपभोग निरंतर हो, यानी ऐसा नहीं होगा ना, यानी ये लॉ तब काम करेगा ना जब आप वस्तु का जो उपभोग है, कंजप्शन है, वो कंटिन्यूअस करोगे, तब ये लॉ अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि 1 कप चाय तो आपने अब सुबह पी, उसके बाद आपने दोपहर में पी, उसके बाद आपने शाम को पी, फिर आप कहोगे कि नहीं सेटिस्फैक्शन मुझे तो दोबारा, जब मैंने दोपहर में पी तो मुझे ज़्यादा मिला, शाम को पी तो मुझे और ज़्यादा मिला, तो तब तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा ना। तो इस लॉ के अप्लाई होने की 2 कंडीशन, यानी कि 2 आधारभूत सिद्धांत है। पहला कि केवल वस्तु की मानक इकाइयों का प्रयोग किया जाए तब, और दूसरा जब वस्तु का उपभोग निरंतर हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो इन 2 मान्यताओं के आधार पर कार्य करता है, यानी कि ये नियम है इस लॉ के। ठीक है, तो जैसे अगर हम टेबल में देखें तो मान लो किसी ने पहले यूनिट मतलब 1 कप चाय पी, तो उसको
6 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो हम क्योंकि यहाँ पर गणनावाचक माप के रूप में देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, है ना, क्रम मतलब हम देख रहे हैं कि गणना करके नंबरों में देख रहे हैं। तो मान लिया हमने कि किसी ने 1 कप चाय पी तो उसको 6 यूटिल्स की क्या सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरी कप पी तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कम होगी, ऐसा होता है, तो 4 यूटिल्स मिली, 3 कप पी तो 2 यूटिल्स मिली। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई जो हमारा चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन, आखिर उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, यानी कि कंज्यूमर जो होता है, एक उपभोक्ता जो होता है, वो कब अपने आप को संतुलित महसूस करता है। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी सिचुएशन होती है, वह स्थिति होती है जब उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार से खर्च करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। देखिए, संतुलन की स्थिति क्या होती है, संतुलन की स्थिति होती है ना ज़्यादा और ना कम, एकदम इक्वल। ठीक है, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, एक उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, एक उपभोक्ता तब संतुलन में होगा जब जो उसके पास इनकम है, ठीक है, और वो उसको खर्च कर रहा है, उसको खर्च करने के बाद जब उसको बहुत एकदम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो लेवल होगा ना, पैसे खर्च करने के बाद जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो मिले, उसी स्थिति को हम कह देते हैं कि एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब उपभोक्ता को जो उसकी दी हुई आय होती है, यानी जो उसकी इनकम होती है, वो वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है और खर्च करने के बाद जो अधिकतम संतुष्टि की स्थिति होती है वही उपभोक्ता संतुलन कहलाती है। ठीक है, तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की स्थिति ही उपभोक्ता संतुलन कहलाती है। तो ये था उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा।